Let's start the second part. इससे पहले हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए थे? कुछ तो कंप्लीट कर लिए थे। कैसे कैसे ब्रिटिश अपना एक्सटेंड किया एम्पायर को। तब इस पे ये होता है कि अगर वो ब्रिटिश अपना एम्पायर एक्सटेंड कर रहा था तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा रिवेलियन रिवोल्ट ये सब कुछ हुआ ही होगा। तब उसी में से कुछ कुछ जो रिवोल्ट रिवेलियन जो है थोड़ा भी फेमस है तो सबको मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद फाइनली 1857 का रिवोल्ट देख लेंगे। बस इतना ही आज इसमें देखना है। फ़िलहाल कुछ पीपल रेसिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ऑब्वियस सी बात है कहीं एक्सपेंड कर रहा है ब्रिटिश जा रहा है तो वहाँ लोग तो रिबेल करेंगे ही। तो वही पीपल का रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। सबसे पहले देखो लो तो सन्यासी रिबेलियन 1770 से चला। इसमें क्या हुआ था कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो उसमें ब्रिटिश का इकोनॉमी पॉलिसी जो है चेंज किया। तो उससे क्या हुआ कि ज़मींदार लोग जो था उस सब को बड़ा दिक्कत होने लगा। क्यों? क्योंकि याद है ना वो कुछ कुछ सेटलमेंट टाइप का जो सब निकाला उकाला था। प्लस ऐसा था कि ज़मींदार का पहले सब कुछ था उसके अंडर में धीरे धीरे जा रहा था। पीजेंट आर्टिसियन इस सब पे इफ़ेक्ट पड़ते रहा और इकोनॉमी धीरे धीरे गिर रहा था जो भी है। ये सब कुछ हुआ था। इसके कारण से ग्रेट फैमिन भी हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था कि जब फैमिन आया था तो ब्रिटिशर बोला कि जो होली प्लेस पे सब घूमता उमता था तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि नहीं नहीं जा सकता है। बस इसी पे जो है हिंदू नागागिरी सेक्ट का जो सब था यानी कि नागा साधुवर वाला जो था तो अपना ट्रैवल करता है कुंभ मनाने होने के लिए घूमता उमता है तो उस सब को रिस्ट्रिक्शन लगाया। तो फिर उसी पे हुआ कि ऐसे कैसे रिस्ट्रिक्शन बस गया। कंपनी फैक्ट्री और ट्रेजरी सब पे अटैक वटैक कर दिया। वैसे वारेन हेस्टिंग जो है मिलिट्री एक्शन से इसको सप्रेस कर दिया। ये पूरा जो सन्यासी रिविलियन के बारे में दिया गया है ये बंकिम चंद्र चटर्जी की जो है मतलब इसके बारे में बहुत डिटेल में अच्छा से लिखा हुआ है आनंद मठ में जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था 1882 में। ठीक, बस यही बात रहा, इतना याद रखने वाला है। उसके बाद कुछ है फ़कीर अपराइजिंग 1776 में जिसमें कि है कि बंगाल के एनेक्सेशन के बाद जो है फ़कीर अंडर द लीडरशिप ऑफ मजनूम शाह रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश। बस रिवोल्ट किया और जो है बाद में जो है इस सन्यासी वाला जो रिवोल्ट कर रहा था इसके साथ मिल के तब रिवोल्ट करता है। चौर अपराइजिंग ये जो है ट्राइबल ऑफ मिदनापुर जो है वेस्ट बंगाल में उसका था ट्राइब्समैन। और ये इस क्यों था? क्योंकि जो लैंड एक्वायर किया था तो पहले टैक्स फ्री लैंड था, अब उस पर टैक्स देना पड़ रहा था और ब्रिटिश जो है फोर्स कर रहा था रिवेन्यू कलेक्शन के लिए, इसलिए चौर अपराइजिंग हुआ। हो एंड मुंडा अपराइजिंग, बस हो एंड मुंडा ट्राइब ऑफ द छोटा नागपुर सिंहभूम एरिया बिकॉज द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन लेड टू राजा ऑफ पराहल। तो ये मतलब बस इतना समझो कि बस सब जगह रिवोल्ट हो रहा है। कौन कहाँ के एरिया का है बस इतना याद रखना है। पैक रिवेलियन पैक ट्रांजिशनल किंगडम ऑफ खुर्दा उड़ीसा का था, लॉस्ट ऑफ लैंड के कारण हुआ था प्लस ब्रिटिश रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम के वजह से। इसका लीडर, हाँ जिसमें लीडर लिखा हुआ सबका लीडर भी याद रखना, बख्शी जगह बंधु। ये बख्शी जगह बंधु जो है ये था फार्मिंग कम्युनिटी से रिलेटेड। अब आते हैं कोल म्यूटनी 1831 में हुआ था। कोल्स ऑफ रांची मतलब ये ट्राइब हो गया। सिंहभूम हजारीबाग पलामू सब वहीं झारखंड का वही है। अंडर लीडरशिप ऑफ बुद्धू भगत के लीडरशिप में हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत सारा लैंड जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया था जो कोलेडमैन या फिर सिख मुस्लिम ये सब जो आउटसाइडर आया था उसी से। तो जो सब जो आउटसाइडर था उस सब में हज़ारों को मार दिया। ये ओम रिवोल्ट ऑफ 1829 ऐसा ब्रिटिश प्रॉमिस किया था। अच्छा, बर्मी वार अफगान वार नहीं बनाए हैं तो दोनों बता देंगे। अब है विड्रॉ फ्रॉम द असम आफ्टर द फर्स्ट बर्मी वार। ऐसा ब्रिटिश प्रॉमिस किया कि बर्मा वार लड़ते हैं उसके बाद फिर जो है हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जो टेरिटरी था उनका उसको कैप्चर करके ही रखता है, उसके बाद भी वो वार ख़त्म हो जाता है। लीडरशिप ऑफ मतलब ये होम रिवोल्ट को लीड किया जाता है गोमधार कोनवार के द्वारा लीडर हुआ। उसके बाद फिर कंपनी हैंडेड द लैंड टू द महाराजा पुरंदर सिंह
कंपनी जो है मतलब बाद में जो है इसको लैंड मतलब वापस दे देता है। असम एरिया का था होम रिवोल्ट, याद रखना 1829 में हुआ था। खासी अपराइजिंग 1829 से 1833 में हुआ था। लेड बाय तीरथ सिंह सपोर्टेड बाय गारो, खासी, सिंगपो, इस सब ट्राइब का नाम है। इस सब जो है सपोर्ट किया था। क्योंकि जो है रोड लिंकिंग प्रोजेक्ट बन रहा था ब्रह्मपुत्रा वैली और सलहट दोनों के बीच में। तो ऐसा सबका मानना था कि उससे एक्सप्लॉइटेशन ही होगा, प्लस लैंड ट्रैवल का फॉरेस्ट वेस्ट सब काट के बना रहा था, तो इस कारण से इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला बात है ही नहीं, बस सब रट्टा मारने वाला चीज़ है, बस थ्रू आउट रीडिंग मार रहे हैं। उसके बाद पागलपंथ जो है वो चलते रहा था कंटिन्यू 1825 से लेके 1850 तक आराम से। सेमी रिलीजियस सेक्ट था जो कि खोजा गया था। पागलपंथी जो है करम शाह बंगाल का था, उसी के द्वारा खोजा गया था ये रिलीजन, मतलब फाउंड किया अपना रिलीजन। उसका लीडर जो है इस रिवोल्ट का जो है टीपू टीपू था, जो कि सन था करम शाह का, इसका बेटा था टीपू, उसके द्वारा ही लीड किया गया। टुक द काउज ऑफ टेनेंट्स अगेंस्ट जमींदार एंड ब्रिटिश, यानी कि जो टेनेंट मतलब जो छोटा किसान उसान मजदूर वजदूर था उस सब के लिए लड़ा, किसके खिलाफ, जमींदार और ब्रिटिशर के खिलाफ। अब ये फरीजी रिवोल्ट, फरीजी जो है इट्स ए मुस्लिम सेक्ट फाउंडेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा ही खोजा गया था ईस्ट बंगाल में। तो इसका भी बेटा जो है दद्दू मियाँ जो है ये आता है टेनेंट राइट के लिए ही, जमींदार और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ता है। 1838 से 1857 लेटर मैनली ज्वाइन था वहाबी मूवमेंट, जो वहाबी मूवमेंट हुआ था उसमें ज्वाइन कर लेता है। वहाबी मूवमेंट बाद में बता देंगे। कोंड अपराइजिंग जो है बैटल अटेम्प्ट टू द एंड ऑफ द खोंड प्रैक्टिस मिरियाहा। लीडर कौन था? चक्र बिसोई खोंड, मतलब खोंड अपराइजिंग वही था कि कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस था जिसमें कि कुछ भी होता था तो उसमें जो है ह्यूमन सेक्रीफाइस दिया जाता था, मतलब आदमी काट को बलि दिया जाता था। तो फिर उसी को कहा कि नहीं, ब्रिटिशर वाला बंधन करने के लिए, बस इसी बात पे रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। उसका लीडर यही था चक्रा बिसोई खोंड। अगर पूछ दे कि मेरी यहाँ क्या था तो याद रखना मेरी यहाँ वही ह्यूमन सेक्रीफाइस था, देता था। अब है संथाल अपराइजिंग, जो कि हुल या अपराइजिंग बोलो, हुल बोलो, 1855 से 56 हुआ, जो कि भागलपुर राजमहल के आसपास का रीजन का था। दामन एक कोई जगह का नाम, मतलब इसी जगह का नाम को दामन एक कोई बोलते थे। कमिंग ऑफ दिकुज बोलते थे, वही आउटसाइडर जो सब आ रहा था ना उसी को दिकुज बोलते हैं। तो फिर वो सब जो आ रहा था उसी कारण से ये हुआ था। इसको लीड किया था सिद्धू और कानू जो है वही दोनों के द्वारा लीड किया गया था। और ये जितना था ना ये सब अभी बताए थे, वहीं बिहार बंगाल ये सब और ईस्ट का एरिया का बता रहे थे। ठीक, अब देख लेते हैं कि नॉर्थ में क्या क्या चल रहा था। वही जो वहाबी मूवमेंट बताए थे, वही जो कि रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, जो कि फाउंडेड बाय द सैयद अहमद ऑफ रायबरेली के द्वारा किया गया था, जो कि इंस्पायर हुआ था अब्दुल वहाबी जो सऊदी अरबिया में था ना, उससे इंस्पायर होकर यहाँ भी स्टार्ट किया था। ही कमांडेड इस्लाम ऑफ द वेस्ट टू एडवोकेट बैक टू द प्योर इस्लाम, यानी कि जो इस्लाम में कुछ कुछ प्रैक्टिस सब कल्चर मिक्स के कारण आ गया था, तो उस सब में एकदम प्योर इस्लामीज फॉलो करने के लिए आया था। और सून आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ द पंजाब, मतलब पंजाब जो एनेक्सेशन हुआ था 1849 में, तो उसके बाद से। अब एक कुका मूवमेंट 1840 में हुआ था, यानी कि भगत जवाहर मल इन पंजाब। इट वाज द रिलीजियस प्यूरिफिकेशन कैंपेन, बट लेटर आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब दे टर्न अगेंस्ट ब्रिटिश, यानी कि पहले जो है रिलीजियस मतलब वही धर्म के प्यूरिफिकेशन का मामला था। प्यूरिफिकेशन मतलब क्या, वही कि जो ओल्ड ग्लोरी है, मतलब उसे जैसा पुराना प्रैक्टिस था उसी में। इससे क्या होता है कि ब्रिटिशर आया था तो कुछ मिक्सिंग वाला बात हो गया था, तो वो सब इसीलिए बहुत सारा रिवाइवलिस्ट मूवमेंट भी चला था। कुछ कुछ को अच्छा से एक्सप्लेन करके इसके बाद पढ़ लेंगे हम लोग। वेस्टर्न इंडिया में अब क्या कौन कौन सा हुआ था। व्हील अपराइजिंग 1817 से लेकर 1846 तक, लेड बाय द शिवराम एरिया ऑफ लेड बाय शिवराम
और जो है एरिया था वेस्टर्न घाट, खानदेश, ये सब जगह पे था। खानदेश ऑक्यूपेशन एंड एग्रीकल्चर हार्डशिप, एग्रीरियन हार्डशिप के कारण जो है ये सब रिवोल्ट किया था। अभी कौन सा अपराइजिंग है जो कि कट गया है, देख लेते हैं एक बार। भील अपराइजिंग कुछ ऐसा ही होगा, भील के द्वारा किया गया था। तो लेट्स अ सेकेंड वेट। कच्छ कोल, कोली 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 अपराइजिंग है। 1829 से 1844-48 के बीच में चला, जो कि भील के आसपास का एरिया था। इसमें फोर्ट, हाँ वहीं पे फोर्ट वुड था, तो इसका फोर्ट वुड को वो अटैक किया था तो जीत गया था। तो जो बोला फोर्ट वुड को कहा था डिसमेंटल करने के लिए, और यहाँ का एरिया जो जीता था तब वहाँ जो आर्मी था उस सबको डिसबैंड कर दिया, जिसके कारण कि अनएम्प्लॉयमेंट आ चुका था, तो इसलिए जो है रिवोल्ट कर दिया। कच्छ रिवेलियन, राव चार्ज योर स्टाइलस नाउ, क्या करीबी आ चुका है। कच्छ रिवेलियन था, तो इसमें आता है कि उंगली अब नहीं चलेगा क्या, कहीं तो ऑप्शन है कि खैर कोई बात नहीं, तुरंत हो जाएगा। तो उसके बाद फिर है वाघरा अपराइजिंग, बस ऐसे ही याद रखना है, गुजरात के आसपास का था। सूरत साल्ट एजिटेशन, इसमें हुआ था कि साल ड्यूटी बढ़ा दिया गया था 50 पैसा से 1 रुपया, जिसको कि फिर बाद में 1844 में, मतलब 1844 में इसको बढ़ाया था, बाद में फिर इसको रिपेल कर लेता है, यानी वापस ले लेता है। उसके बाद है रामोसी अपराइजिंग। रामोसी अपराइजिंग में था, रामोसी जो है ट्राइबल था, जो कि हिल ट्राइब ऑफ वेस्टर्न घाट था। लीडर चित्तौड़ सिंह था 1822 में। नारंज राव जो है, और दत्तुरिया पटेकर इन 1839, ये सब लीडर था वहाँ का। आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ राजा प्रताप सिंह ऑफ सूरत, वो राजा प्रताप सिंह जो सूरत था उसको पकड़ लेता है, तो उसी कारण से जो है ये सब लड़ना स्टार्ट कर देता है। अब गदकरी रिवोल्ट ऑफ कोल्हापुर बोल लो, सावंतवाड़ी बोल लो, जो भी बोलना है बोल सकते हो। वो हेरिडिटरी मिलिट्री क्लास था मराठा का, उसको डिसबैंड कर देता है ब्रिटिश हराने के बाद। तो फिर उसी कारण जो है अनएम्प्लॉयमेंट था, बस इसी बात पे रिवोल्ट कर देता है। साउथ इंडिया में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, रिवोल्ट ऑफ द राजा ऑफ विजयनगर। ब्रिटिश गॉट द नॉर्दर्न सरकार और डिमांडेड 3 लाख फ्रॉम द राजा वाज किल्ड इन 1794, मतलब नॉर्दर्न सरकार कैप्चर कर लिया और 3 लाख डिमांड कर रहा था, तो लेकिन हो गया। तो बस इसी बात पे जो है रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। और रिवोल्ट में जो है तब फिर बाद में रिवोल्ट करने के बाद तो हुआ क्या कि थोड़ा सा कम रुपया पैसा मांगा, थोड़ा कम पोजीशन डाला। फिर जो है उसका बेटा था, माइनर सन शायद था, तो उसी को ही बना दिया जाता है कि हाँ जाओ तुम ही राज करो। अब है दीवान वेलू थम्पी रिवोल्ट, कितना चार्ज हुआ पता नहीं का। कहीं तो बताता है वो भगवान, कुछ नहीं पता चलता। अरे कनेक्ट हो जा, नहीं बताएगा कितना चार्ज हुआ। दीवान थम्पो वेलू थम्पी रिवोल्ट जो है 1805 में हुआ था, क्योंकि हार्स ट्रीटी और सब्सिडरी अलायंस जो है ट्रेवनकोर पे लगा दिया गया था 1805 में। इसको लेड कर रहा था वेलू थम्पी, जिसको कि पब्लिकली जो है ब्रिटिशर हैंग कर दिया। नयार बटालियन जो है फिर इसके खिलाफ लड़ाई वड़ाई स्टार्ट किया, लड़ा उड़ा जो भी है। अब रंपा रिवोल्ट ऑफ 1879, जिसमें कि हिल ट्राइब कोस्टल ऑफ आंध्रा का था। ये क्यों हुआ था, क्योंकि नया फॉरेस्ट रेगुलेशन लाया कि इन्हें काट सकते हैं, उन्हें काट सकते हैं, इसे नहीं यूज कर सकते हैं, इसे नहीं यूज कर सकते हैं, एनिमल किलिंग नहीं कर सकते हैं।
अपना मनमानी सब, इसी कारण से। अब ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ बिहार, बिहार में कुछ ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था, उसको देख लेते हैं। तो एक हुआ था नोनिया रिवोल्ट, 1700 से लेकर 1800 तक चला था। साल्टपीटर जो प्रोड्यूसिंग रीजन था, वही बारूद बनाने वाला हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया, ये सब जगह। नोनिया कास्ट जो था उसी कम था, लगभग वही सब इसमें ज़्यादा इंडल्ज रहता था, तो वही सब रिवोल्ट किया था। क्यों? क्योंकि जो है बहुत इसका बुरा कंडीशन में रखा जाता था, वर्क करवाया जाता था, और बहुत कम पैसा दिया जाता था साल्टपीटर का। अब है तमार, तमार रिवोल्ट 1789 से लेके 1832 तक। तमार रीजन झारखंड का था। ट्राइब लाइक द ओरांव, मुंडा, हो एंड कोल, सब मिल के लड़ा था। अब बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश इंटरफेरेंस, ब्रिटिश का अपना इंटरफेरेंस जो भी था वो सब करता था कि ये काम नहीं करो, इससे नहीं करो, ये लैंड मेरा है, ये लैंड तुम्हारा है, इससे तुम ये लैंड पे काम करोगे, इस फॉरेस्ट में इन्हें कटना चाहिए, उन्हें बचना चाहिए, इस ढंग से। और इसको लीड कौन कर रहा था? तो भोलानाथ साय जो है इसको लीड कर रहा था। उसके बाद है चियरो रिवोल्ट ऑफ 1800, इसमें पलामू के एरिया में हुआ था। बिकॉज इम्पोजिशन ऑफ द चोरमन एज द किंग बाय द कंपनी, क्योंकि इसको लाया था। उसके बाद क्या लगाया था कि बहुत सारे टैक्स, प्लांटेशन, ये सब कुछ किया था। तो सरदार भूषण सिंह के अंदर जो है चियोर रिवोल्ट हुआ था 1800 का। हो एंड मुंडा रिवोल्ट 1820 से 1837, ये चीज़ पहले ही पढ़ ही चुके हैं। भूमिज रिवोल्ट ऑफ 1832 से 33, सिंहभूम, बीरभूम जो जगह था वहाँ पे, क्योंकि लैंड रिवेन्यू जो है इंक्रीज कर दिया गया था, इसी कारण इसको लीड कौन किया था? गंगा नारायण सिंह इसको लीड किया। अगर लोटा अपराइजिंग ऑफ 1856, क्योंकि जो है ब्रास का लोटा था उसको हटा कर देता है मिट्टी का लोटा, मिट्टी का लोटा जैसे करता है तो बस उसी सब फोड़ना फाड़ना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि पहले माना जाता था कि वही इम्प्योर लोग के लिए मिट्टी खोता था कि एक बार पियो उसके बाद फेंक दो, थोड़ा इनह्यूमिलेटिंग था बस, इसी कारण से। और आरा, मुजफ्फरपुर, इस सब जगह पे अपना हुआ। ये जेल का कैदी सब था, उसके लिए जेल कैदी का लोटा मिलता था, वही लोटा ब्रास की जगह जो है मिट्टी का लोटा दे दिया था। अब है सरदारी मूवमेंट, ये जो है क्रिश्चियन ट्राइबल पीजेंट मुंडा और ट्राइब टू इन द बेगारी, यानी कि फोर्स्ट लेबर जो था उसके खिलाफ स्टार्ट किया था, अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड के खिलाफ। पीसफुल मीन्स लाइक द पिटिशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट, ऐसे कर करके जो है चाह रहा था कि मेरा बात मान जाए। सफ़ाहार मूवमेंट, सफ़ाहर मूवमेंट 1868, या कालो खेरवार मूवमेंट, दोनों एक के हुआ। लीड कौन कर रहा था? भागीरथ मांझी ऑफ द संथाल प्रमोट द सिंगल डाइटी, यानी कि एक ही भगवान को पूजा करो, एक ही डाइटी का, और जो है सेक्रीफाइस को ख़त्म करने के लिए, और ख़ुद को अपना राजा बना दिया संथाल का, संथाल स्टेट का जहाँ भी है। और डिमांड किया कि हमको एक सेपरेट संथाल स्टेट चाहिए। अब ताना भगत मूवमेंट 1914 में बाय ओरांव ट्राइब के द्वारा अंडर जत्रा भगत के अंदर में। उसके बाद एज द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द बिरसा मूवमेंट, जो बिरसा मूवमेंट था उसी के एक्सटेंशन में जो है ये चला। जतरा भगत, बलराम भगत, भिक्खू भगत, शिबू भगत, ये सब जो है इसी रिवोल्ट से रिलेटेड आदमी है। अब 1857 में कुछ कुछ जगह है, तो अब इस सब जगह कभी भी अगर देखना हो कि कौन जगह कहाँ है तो आके यहाँ देख लो। बाद बाकी उसके लिए गूगल कर सकते हो तुम लोग कि इलाहाबाद कहाँ है, कानपुर कहाँ है, लखनऊ कहाँ है, बरेली कहाँ है, आरा कहाँ है, मेरठ कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, अलीगढ़ कहाँ है, मथुरा कहाँ है, झांसी कहाँ है, हो गया लगभग इम्पोर्टेंट सब बता ही दिया। अब इससे पहले वो सब जितना भी रिवोल्ट हुआ था न, हुआ तो बहुत ज़्यादा नंबर में, 26-27 को रिवोल्ट देख लिए हो अभी तक में। क्या वो रिवोल्ट है? 24 को यहाँ पर है, उसके बाद ये सब लोग बिहार वाला जोड़ लोगे तो लगभग 30 के आसपास पड़ ही जाएगा। इतना इतना रिवोल्ट हुआ, लेकिन इतना बेसिक, लेकिन यही था कि लोकलाइज था कि अपना अपना ट्राइब अपना अपना फ़ायदा के लिए कर रहा था। लोकल ग्रीवेंस वही
एक अपना लोकल एरिया का ही बस बात देख रहा था। ओनली टाइम ऑफ बैकवर्ड गोइंग ये स्टोर। हाँ, कुछ 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 में ऐसा था कि पास्ट प्रैक्टिस था, आप कहता था शिफ्ट कल्टीवेशन करेंगे, ह्यूमन सेक्रीफाइस देंगे ही, तो ये सब बहुत पुराना विचार में वापस जाना चाह रहा था, तो ये सब गलत था, तो इस कारण से भी वेयर लेस रेडिकल वेयर। हाँ मतलब स्पेसिफाइड थ्रू कंसेशन बाय ब्रिटिश। अब ब्रिटिशर क्या करता था, जो थोड़ा रेडिकल नहीं होता था तो उसको कहता था अच्छा तुमको ज़मीन चाहिए तो ठीक है, इतना ज़मीन की जगह इतना ज़मीन लो ना, भी फिलहाल बस किसी को रुपया पैसा दे के कि अच्छा ठीक है, किसी को दूसरे ये का छीन के उसका एरिया दे दिया कि हाँ चलो, इस सब बात से उस सबको मना लेता था। और दूसरा चीज़ की जो लड़ने के लिए सब जा रहा था, तो ऐसा था कि ना एडवांस टूल था ना ही कुछ, बस ऐसे ही लड़ने के लिए चल जाता था सबसे, और हार कर वापस आ जाता था। कुछ कुछ लोग जीता भी एक दो गो, लेकिन वही जीता क्या कि मतलब बस उसको मान लिया कि अच्छा चलो ठीक है, नहीं तो फिर आर्मी बुला के, जहाँ एकदम पूरा फुल एग्रेशन था वहाँ पर, तो आर्मी बुला बुला के सब कुछ दिया। तो ये पूरा ख़त्म हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। कोई सुन लेगा नहीं कि था कुछ दिया, ऐसा सेंटिमेंट हट हो जाएगा बहुत लोगों का, लेकिन ठीक है, ख़त्म करते चलो सबको। अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 बाय द बिगनिंग ऑफ न्यू एरा एंड एंड ऑफ एन एरिया। यानी कि जो एकदम ब्रिटिशर तब तक में क्या किया था, ब्रिटिशर जो है सबके मन में ही बैठा दिया था कि नहीं यहाँ पे मतलब जो है हम ही लोग सुपीरियर हैं, ये सब इंडियन तुम लोग सब एकदम गिरा हुआ है, तुम लोग हमसे कभी भी लड़के जीत नहीं सकता है, इस टाइप का पूरा एकदम नरेशन बना चुका था कि ब्रिटिश सर कभी हार नहीं सकता है, मेरा राज इतना जगह पे है कि सन नेवर सट्स इन द ब्रिटिश, मतलब उसका एरिया में। यानी कि अगर मान चलो कि यहाँ अभी दिन है इंडिया में, तो अमेरिका में जहाँ इसका पोजीशन था तो वहाँ पे रात हो रहा था, जब वहाँ रात होता है तो फिर इधर दिन रहता है, तो बस यही बात कि वहाँ दिन है तो यहाँ रात है तो वहाँ दिन, तो यानी कि सन नेवर सेट्स इन दिस टेरिटरी, उसका जहाँ तक एक्सप्लेनेशन था। और प्लस ऐसा बताता था कि वाइट मैन्स बर्डन है ये लोग, मतलब वाइट मैन का जो है सर का दर्द है सब तुम लोग, ऐसे करके पूरा एकदम ह्यूमिलिएट करके रखता था, सबको लगता था कि यह सुपीरियर सुपीरियर ही है तब तक। लेकिन फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, तब फिर जो है सब कुछ चेंज होता है, तब धीरे धीरे यही रिवोल्ट जो है आगे में इंडिया फ्रीडम का कारण बनता है, प्लस ये एच स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो अब देखते हैं क्या है। मैट द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा का जो है बिगिनिंग हो गया और एंड हो गया एक एरा का। इट विटनेस 100 ईयर लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ फेयर पॉपुलर रेसिस्टेंस ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस। यानी कि ऐसा था कि अभी तक जितना भी हो रहा था तो उसमें सबसे पॉपुलर जो है रेसिस्टेंस जो ब्रिटिश डोमिनेंस आज तक हुआ था, उसमें इसका नाम आता है। रिवोल्ट brought such a radical change in internal soul of India that about the century। यानी कि जो इंटरनल चेंज आया ना इंडिया में, इसके कारण वो जो है अगला 90 साल में जो है ब्रिटिश को यहाँ से भगा ही दिया। सरपास्ट इट बट फेल्ड, मतलब उसका ब्रिटिश लेबर टू सरपास इट बट फेल्ड, मतलब इसको सरपास करना चाहा लेकिन फेल कर गया है, क्योंकि आखिरकार उसको आज़ाद करके जाना ही पड़ा। अब देखते हैं कि काउज ऑफ रिवोल्ट, ये रिवोल्ट जो हुआ इसका कारण क्या क्या था। सबसे पहले मिलिट्री काउज। हाँ, कभी भी कोई भी रिवोल्ट का अगर देखना है तो सबका पॉलिटिकल काउज, सोशल रिलीजियस काउज, मिलिट्री काउज, जो भी होगा उस सब काउज सब अलग अलग करके देखना है। इकोनॉमिक काउज, इस सब अलग अलग करके देखना होगा, ठीक। और कोई भी एरा का पढ़ना है तो वहाँ पे सोशल कंडीशन क्या था, इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वहाँ का, वोमेन का कैसा सिचुएशन था, ये हर चीज़ देख के करने का, जिससे कि आगे मेंस में लिखने में मदद मिलेगा। दूसरा चीज़ की एडुकेशन कैसा था, ये सब कुछ सब पर्सपेक्टिव देखते हुए पीछे मतलब किसान उसान था तो उसका हर एरिया, हर राजा, हर किसी का जो है पता होना चाहिए। राजा ने मतलब उस पूरे डायनेस्टी का पता होना चाहिए कि चलो उसमें कैसे क्या था, जो कि मेन वर्क करेगा कब, एंशिएंट मेडाइवल ये सब पढ़ेंगे तो उस समय बाद बाकी फ़िलहाल तो मिलिट्री का उस देख लेते हैं कि जनरल सर्विस क्या क्या लिख देते हैं। अच्छा, इनलिस्टमेंट एक्ट, ओह ठीक है ठीक है। इट मेड ऑलरेडी सिपाही टू गो ऑन द ड्यूटी वेर एवर गो मतलब इसका मतलब ये था कि ये जनरल सर्विस
इनलिस्टमेंट एक्ट जो आया था ना 1856 का, इसमें क्या हुआ था कि पहले मिटा के जगह खाली कर देते हैं, कितना कस देते हैं। इसमें हुआ था कि पहले क्या माना जाता था कि अगर कोई समंदर पार करके दूसरे देश में गया तो यानी कि उसका धर्म खतरा में आ गया, मतलब वो हिंदू धर्म का नहीं रहा, इस टाइप का बाहर गया और बाहर जाता था तो अपना क्रिश्चियनिटी और फॉलो कर लेता था, यानी कि अगर धर्म ही ख़त्म हो गया तो फिर अब दूसरा धर्म कर गया, तो यही सब बात था। और दूसरा बात ये क्या किया था, इस एक्ट के अनुसार जो है जब भी ब्रिटिशर किसी को बोलता कि हाँ जाओ अफ्रीका में जाके लड़ो, जाओ वर्ल्ड वार जाके लड़ो, तो फिर उसमें लड़ना पड़ता था। तो बस इसी बात पे कि नहीं मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा क्योंकि हम समंदर पार कर रहे हैं, तो इस सब कारण से। और उस वक्त ऐसा था कि ये समंदर पार करना इसलिए हो गया था क्योंकि बाहर में पूरा एकदम अनरेस्ट सब कुछ था, वर्ल्ड वार होगा, तो इस सब का कारण जो है कर दिया था कि नहीं बाहर जाना सही नहीं है। दूसरा बात कि इंडियन सोल्जर फील दैट दे वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ब्रिटिश द paramount पावर एंड द प्रोफेशन लेवल इंडियन सिपाही वाज पेड 1/3 ऑफ सैलरी एंड द एज ऑफ एन यूरोपियन सिपाही। अब ऐसा था कि इंडियन सोल्जर को लगता था हम इतना इन नंबर हैं, हम ही लोग की वजह से जो है ब्रिटिशर एकदम इतना पावरफुल है, सब जगह जीत रहा है, प्लस सब मेरे ही कारण है, और हम ही लोग को जो है एक तिहाई सैलरी मिलता है, एकदम घटिया कंडीशन में रखता है। तो इस सब कारण से जो है इंडियन सोल्जर में थोड़ा सा इस सब को अच्छा नहीं लग रहा था। अब है कि देयर वाज रेशियल होगा, ओके, बहुत ही अच्छा बात है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द मैटर ऑफ प्रमोशन एंड इंडियन सिपाही वे आर ट्रीटेड वर्सली एब्यूज एंड ह्यूमिलिएटेड। यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, यानी कि यूरोपियन वाला जो रहता था, गोरा लोग रहता था, उस सबको प्रमोशन वमोशन सबको जल्दी मिलता था, सैलरी वैलरी ज़्यादा मिलता था, और इंडियन सिपाही को जो है नहीं मिलता था। और इसी बात पे जो है थोड़ा सा होता था कि जो इंडियन वाला है उसको एब्यूज़ किया जाता था, ह्यूमिलिएटेड किया जाता था, ये सब रीज़न था। उसके बाद पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854 था, जिसमें कि ऐसा था कि फ्री में जो है पोस्टेज सर्विस जो है सिपाही सब इंजॉय करता था, जिसको कि बंद कर दिया गया विड्रॉ विद द पासिंग ऑफ द एक्ट पास के ये वाला जो सिपाही फ्री में पोस्टेज यूज करता था उसको बंद कर देता है। देखो पानी पी लो। A majority of requirement of British from Awadh, Northwest Frontier Province और हाई क्लास ब्राह्मीण सब इस सब को लिया था, जो कि मतलब इस सब हाई क्लास ब्राह्मीण से बिलोंग करता था। तो फिर ब्रिटिशर भी लाइक कि और सबको रखा जाता था एक के साथ, तो जो लोअर कास्ट का सिपाही था उसके साथ ही लोग रहना नहीं चाहता था, इस कारण से भी जो है रिवोल्ट का एक कारण बना। अब है कि ब्रिटिश जो है अपना एक्सपेंड करते गया, उससे क्या हुआ कि सबको दूर 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 वाला एरिया में जाके रहना पड़ता था, लड़ना पड़ता था, और उसके बदला जो है वो लोग का ना ही बता अलाउंस, जैसे कि होम अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, ये सब कुछ नहीं मिलता था। इस कारण से भी हुआ कि अच्छा हम जाकर दूर भी लड़ें, क्यों लड़ें तब जाके दूर, जब हमको कुछ मिलेगा ही नहीं, फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। द डिफीट ऑफ द फर्स्ट अफगान वार सेटर्ड द इन्वेंसिबिलिटी ऑफ ब्रिटिश। हाँ, पहले जो वही ब्रिटिशर को लगता था फर्स्ट अफगान वार में जिससे हारता है तो सबको लगता है कि अच्छा ये उतना भी ताकतवर नहीं है, इसको भी हराया जा सकता है। द डिसकंटिन्यू इंडियन सोल्जर टू रिवोल्ट, मतलब इसके कारण जो है इंडियन सोल्जर को लगा कि नहीं हम लोग भी अगर रिवोल्ट करेंगे तो फिर बात बदल सकता है। द बंगाल आर्मी विच वॉज द मोस्ट कम्पोज ऑफ द सोल्जर फ्रॉम द अवध वेयर अगेंस्ट ब्रिटिश एज द एनेक्सेशन ऑफ देयर स्टेट। मतलब अवध को जब एनेक्स कर लिया था ब्रिटिशर कि हाँ अब अवध मिलेगा, तो बस इसी बात पे जो है जो सब अवध का आर्मी मतलब सिपाही और था कि अच्छा ये तो मेरे ये एरिया पे जा कब्जा कर लिया, तो फिर उसी बात पे कि नहीं ऐसे कैसे कर सकते हो, तो बस इसी पे जो है रिफ्यूज कर गया। अब ए सिपाही डिक्लेयर अनफिट फॉर द फॉरेन सर्विस वे आर नॉट अलाउड टू रिटायर विथ पेंशन। यानी कि जो फॉरेन सर्विस के लिए मतलब ब्रिटिशर जो है अनफिट रहता था तो सबको पेंशन वेंशन नहीं दिया जाता था और पोस्ट कर दिया जाता था कंटोनमेंट एरिया में ड्यूटी करने के लिए, और सबको पोस्ट कर दिया जाता था। ये सब था क्या पॉलिटिकल का उस था, मिलिट्री का उस था ये सब। अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमी का उस।
एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो था वही परमानेंट सेटलमेंट, रेटवारी सेटलमेंट, मालवारी सेटलमेंट, ये देखे थे ना कि कैसे किसान के साथ लिया जाता था, उसका ज़मीन छीना जाता था, डेट ट्रैप में फंसता था, ये सब बात। तो लेड टू द लॉस ऑफ द लैंड फ्रॉम फॉर द लैंडलॉर्ड्स, हैवी टैक्सेशन फॉर द कल्टिवेटर, टैक्स वेयर कलेक्टेड व्हेन द क्रॉप वेयर फुल्ली डैमेज, मतलब क्रॉप कुछ भी हुआ नहीं हुआ उससे कोई लेना देना, टैक्स पूरा एकदम कलेक्ट किया ही जाता था। इसके कारण जो टैक्स देना था उसके कारण जो है लोन लेता था मनी लेंडर से, उसका मनी लेंडर उस पर एकदम मनमाना चार्ज करता था। इंटरेस्ट रेट मतलब एकदम एक्सोर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट यूज करता था। सारा इंग्लिश तो बहुत अच्छा करना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक डिक्लाइन लेड टू द 12 मेजर एंड द सेवरल माइनर फेमिन, ये सब हुआ, यानी कि वही ये हो गया डेट ट्रैप वाला बात हो गया। उसके बाद फिर फेमिन उमिन जो है सब आते गया, भुखमरी उखमरी, प्रोडक्शन लो, ये सब के कारण डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेड, हैंडीक्राफ्ट एंड द इंडियन इंडस्ट्री। ऐसा हुआ कि वो ड्यूटी फ्री जो ट्रेड कर रहा था उसके कारण ऑब्वियस सी बात है, मान के चलो कि किसी पे टैक्स नहीं लग रहा है, इसे मान के चलो 5 रुपया का सामान है, ठीक, अब इस पर कोई टैक्स लगा दिया 2 रुपया का, तो यानी कि इस 7 रुपया का सामान हो गया जो कि इंडियन। वही ब्रिटिशर यही सामान 5 रुपया का लेता है, इस पर 1 रुपया टैक्स नहीं देता है, तो आगे जाकर मार्केट में ये 5 रुपया में बेच रहा है। अब सेम सामान तुमको 7 रुपया में मिलेगा, तुमको 5 रुपया में मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है तुम 5 रुपया वाला का करो, यानी कि इंडिया वाला सबका भट्ठे बैठ गया। बस वेरी प्रिविलेज सच एज द ड्यूटी फ्री ट्रेड, यही सब बात है, बात खत्म। द ऑल राउंड एनेक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट रिजल्टेड इन द अनएम्प्लॉयमेंट। अब हुआ क्या कि पहले क्या हुआ कि चलो इसको इंडिया ही मान लेते हैं। अब इस पे हुआ कि पहले यहाँ का आर्मी इससे जुड़ा, तो यहाँ पे रिवोल्ट, यहाँ पे जाके लड़ा, फिर यहाँ पे लड़ा, यहाँ लड़ा, यहाँ लड़ा, यहाँ लड़ा, सब जगह जाके लड़ा, और सबका आर्मी का अपने अंदर कर लिया। उसके बाद कोई जगह नहीं बचा किया, किसी से लड़ाई ही नहीं किया, जिसके कारण जो है बहुत सारा को जो है हटा दिया गया उस सिपाहियर को, क्योंकि लड़ना था ही नहीं, क्योंकि सब कब्जा ही कर लिया। बस इस कारण से भी कि सबको जॉब छिन गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया इस कारण से। अब कुछ कुछ में था जैसे कि मराठा हो गया या सिख हो गया, इस सब में था कि एकदम खाली मिलिट्री ही था, तो सबको बोला कि नहीं तुम अपना मिलिट्री कम करो, उसको हटाओ, जितना बोलेंगे उतने रखेगा जी, दिस दैट, तो इस कारण से भी अनएम्प्लॉयमेंट आया। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रेंट फ्री स्टेट, इमाम कमीशन मौलवी उलमा हो गए हैड एंजॉय द रेंट फ्री टेन्योर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस सर्विस। अब इस सबके पास जो है ना उस देता था ना कि फ्री में लैंड, मतलब फ्री में लैंड नहीं, मतलब एक लैंड दिया जाता था, अपना उससे रुपया सब वसूल करता था, प्लस वो सब सरकार को टैक्स वैक्स को रुपया नहीं देता था, प्लस अपना रिलीजियस अफेयर उससे चलाता था। बस उस सब पे टैक्स वैक्स लगाना चालू कर दिया, वो रेंट फ्री नहीं रहा वो एरिया, बस इसी कारण से जो है ये लोग भी रिवोल्ट कर दिया। ऑल द हाई पोस्ट वेयर रिजर्व फॉर द इंग्लिश एंड द इंडियंस वेयर नॉट अपॉइंटेड ऑन देम। जो हाइयर एकदम टॉप पोस्ट था, यानी कि $500 मनसब, चलो 500 पाउंड का जो भी था ना, मतलब कोई भी जिसका सैलरी 500 पाउंड या उससे ज़्यादा का होता था, उस पर ब्रिटिश मतलब इंडियन किसी को लेता ही नहीं था, तो ये भी एक रीज़न था। अब सोशल एंड रिलीजियस काउज क्या क्या था। पहला कि क्रिश्चियन मिशनरी एकदम स्टार्ट हो गया, प्लस कन्वर्जन भी एकदम पूरा जोरों शोरों से चलना चालू हो गया, प्लस इसको बारबेरियनर बोल दिया है। हाँ ठीक है, आगे लिखा होगा। इंटरफेयर इन द रिलीजियस अफेयर, बहुत सारा रिलीजियस अफेयर था उसमें थोड़ा बहुत इंटरफेयर करने लगा, जैसे सती उती के बॉलिस, मतलब कुछ अच्छा कुछ ख़राब भी जो है पूरा एकदम ऐड करने लग गया। grew a good deal of unrest among the पंडित एंड मौलवीज, मतलब इस सब कारण से जो है पंडित और मौलवी के अंदर जो है थोड़ा अनरेस्ट जैसा माहौल पैदा हो गया। ब्रिटिश ओपनली डिसएग्रीड हिंदू एंड मुस्लिम, मतलब एकदम इस सब के खिलाफ आ गया, डिसएग्री करता था उसके बाद पे, और उस सब को जो है बारबियन और बगोत कहा जाता था, इनके अनसिविलाइज टाइप का। द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट निकाला, और जो है 1857 को जो है हिंदू कस्टम को जो है थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया। इसमें शायद था कि धर्म बदल लेगा, मतलब शायद इसमें यही था कि पहले था धर्म चेंज कर लेगा, यानी कि तब इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी जैसे होता है पिता के बाद बेटा को मिलता है, उस सब नहीं मिलेगा, लेकिन ये सब चेंज करके कि हाँ उसके बाद भी मिलेगा, कुछ ही सब बदलाव लाता है।
रेलवे टेलीग्राफ सर्विस लाता है, इससे जो है सस्पिशन का क्रिएट होता है सबके बीच में कि सब क्या कर रहा है। प्लस टेलीग्राफ ला के तुरंत तुरंत इन्फॉर्मेशन इधर से उधर पहुँचाएगा, आगे गलत सलत जो मन सो। इस सब से जो है थोड़ा जो लोग था उसके अंदर डर पैदा हो गया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है ये सब चीज़। आते हैं पॉलिटिकल का। उसमें कंपनी मेड द सेवरल एनेक्सेशन अंडर विलेजली जो है मतलब एकदम इधर उधर जो है बहुत सारा एनेक्सेशन करता है। उसके बाद सब्सिडरी अलायंस के तरह सब्सिडरी अलायंस में उसके बाद डलहौजी गया था, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर जो है सबको किया। उसके बाद एक था एनेक्सेशन ऑफ अवध और माल एडमिनिस्ट्रेशन, इस वजह से भी एनेक्स किया। इसमें क्या क्या था सब्सिडरी अलायंस बता ही दिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऐसा था कि जिसके पास भी बेटा हो बेटी नहीं होगा, मतलब बेटा उटा नहीं हुआ, यानी कि उसको जो है उसका राज जो है ब्रिटिशर के अंडर में आ जाएगा, क्योंकि उस पर राज करने वाला है नहीं, कोई भी एडॉप्टेड वाला चीज़ जो है यूज नहीं होगा। अगर बेटा नहीं है यानी कि वो ब्रिटिशर का हो गया। माल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया कि यानी अगर ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, कौन बोलेगा, वही खुद ब्रिटिशर बोलेगा कि आप ठीक से एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे हो जगह को, तब वो मेरे अंडर हो गया। तो अवध को ले लेता है इस बात पे। उसके बाद सतारा को 1848 में लेता है। जयपुर और संबलपुर इसको जो है 1849 में लेता है। भागत इसको 1850 में, झांसी के 1853 में, उदयपुर के 1852 में, नागपुर के 1854 में अपने अंदर ले लेता है। अब ट्रीटमेंट गिवन टू द रूलर एंड प्रिंसली स्टेट हैव द सस्पिशियस ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि जो रूलर रहता था प्रिंसली स्टेट, उस सबको एकदम कुछ मानवे नहीं करता था। पहले ही लोग पूरा एकदम राजा महाराजा राजकुमार जैसा रहता था। अब ब्रिटिशर उस सबको ज़्यादा वैल्यू ही नहीं देता था कि जब चाहो तो हम तुम पे अटैक करके जीत लेंगे, तो तुमको क्या ही वैल्यू दें टाइप वाला बात। मुग़ल एम्पायर जो है उसको एक किसी काम का नहीं रह गया था, हेल्पलेस था, क्योंकि उसी के अंडर अवध था, कर्नाटक था, पंजाब, ये सब कुछ था, सब पे ही जीत ही चुका था। तो भी बस एक पपेट की तरह देख रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था तब। उसके बाद डिसबैंडेड आर्मी ऑफ द प्रिंसली स्टेट लॉस देयर लाइवलीहुड, और जो प्रिंसली स्टेट बहुत सारा था जहाँ पे ज़्यादा आर्मी था तो सबको डिसबैंड कर दिया जाता था कि चलो तुम कम सर्ट हो, आप उतना आर्मी नहीं रख सकते हो, जितना बोलेंगे उतने आर्मी रखोगे। बस इसी बात पे बहुत सारा को लाइवलीहुड खतरा में आ गया। और और दूसरा बात क्या कि सब इंडिया वाला को लगता था कि अरे यार ये लोग कंपनी है, प्लस कुछ ऐसा रूल वूल नहीं करता है, इसका कुछ दिखता नहीं हम लोग को, ये सब इंग्लैंड में बैठ के तब जाके हम पे रूल कर रहा है। तो ये तो बहुत गलत बात है कि कोई इंग्लैंड से बैठ के हम लोग पे रूल कर लेता है, वो भी कोई कंपनी वम्पनी जैसा की कंपनी है। इस तो पूरा एकदम राजा उजा भी नहीं है जो कि रूल कर ले रहा है। तो इसी बात पे जो है सबके अंदर एक विचार पैदा हुआ इस ऐसा ऐसा। उसके बाद है इमीडिएट कॉज क्या है, मतलब ये सब तो एकदम फैक्टर था कि चलो भाई ये सब कारण हुआ, कि इस सब कारण से जो है कहीं ना कहीं सबके मन में बैठा हुआ था। ये सब दिखता कब है, कौन है ये गधा जो कि लाइक किया है डेली अपडेट में। गधा नहीं गधी है वो। इमीडिएट काउज ऑन द 2 फरवरी 1857 19th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो था बेरहमपुर रिफ्यूज कर देता है कि न्यूली इंट्रोड्यूस इनफील्ड राइफल जो था उसको यूज करने से मना कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कहता है कि वो ग्रीस कार्टेज वाला सिस्टम, यानी कि उसके काव और पिक से जो है उसके ऊपर किया गया है, और उसको चलाने कैसा था कि दांत से पहले उसको हटाया जाता था, उसके बाद फिर फायर किया जाता था। बस इसी बात पे हिंदू मुस्लिम दोनों पूरा एकदम यूज करने से मना कर दिया। तो यही था एक इमीडिएट काउज। अच्छा गधा भी अभी लाइक किया है, यानी कि वो भी देखा है, दोनों एक टाइम पे। अगेन 29th March 1857 इन द बैरकपुर नियर द कलकत्ता सिपाही और 34 नेटिव इन्फेंट्री जो है रिफ्यूज कर देता है रॉयल एनफील्ड राइफल को, जो ग्रीस कांटे से बना हुआ था, बता ही दिए वो सब बात। उसमें वन यंग ब्राह्मण सिपाही जो मंगल पांडे था वेंट स्टेप फर्दर एंड किल वन ऑफ द ईस्ट ऑफ, मतलब ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया जाके। हाँ की बात
मंगल पांडे एंड द रेजिमेंट वे डिसबैंड। मंगल पांडे जो है फांसी पर लटका दिया गया और उसका रेजिमेंट को बैन कर दिया गया। द रियल आउटब्रेक इज़ द मेरठ मिटनी ऑफ 1857। अनरेस्ट जो है मेरठ में स्टार्ट होता है। एक्चुअली पिक्ड ऑफ मतलब 10 मई 1857 में जो है लोग टेंशन एकदम राइज हो जाता है और सब अटैक कर देता है। जो कि 24 अप्रैल को क्या होता है कि 85 सिपाही ऑफ द थर्ड लाइट कैवलरी रिफ्यूज टू यूज़ द न्यू कार्टेज। 9 मई में दे वेयर कोर्ट मार्शल एंड सेंटेंस टू 10 years ऑफ हार्ड लेबर, स्ट्रैप्ड यूनिफॉर्म एंड स्टैग्ड इन पब्लिक। यानी कि ऐसा हुआ कि सब जो गया था कि यूज करने से मना उना कर दिया कि नहीं यूज करेंगे, बस इसी पे जो है सबको कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है 9 मई को। और जो है 10 साल के लिए जो है हार्ड वर्क यानी कि वो सब में भेज दिया जाता है, प्लस उसका यूनिफॉर्म और फाड़ उड़ के जो है पब्लिकली घुमाया जाता है। बस वही जो कि ह्यूमिलिएशन किया जाता है बस इसी कार पे। यही पब्लिक ह्यूमिलिएशन था, ये ट्रिगर कर जाता है और फुल स्केल म्यूटनी स्टार्ट हो जाता है अगले ही दिन 10 मई को। कमांडर जो है जेल पे अटैक कर देता है और रेस्क्यू द जेल प्रिजनर, मतलब वो सब जो प्रिजनर था जेल में वो सबको रेस्क्यू करता है और मार्च कर जाता है दिल्ली की ओर। दिल्ली में यमुना पार करके पहुंचता है बहादुर शाह जफ़र के पास। बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह सेकेंड भी अगर लिखा हो तो दोनों सेम आदमी है, कंफ्यूज नहीं करने का। उसके यहाँ जाता है और कहता है कि तुम ही तो है मेरा अपना राजा, तुम ही तो है राजा। बेचारा सुतल बैठल था, इसको पता भी नहीं था क्या हो रहा है। आया सब कि चलो तुम मेरा राजा है, लीड करो। और जो है बाद बाकी देखा कि अच्छा रिवोल्ट हो रहा है, लड़ाई पीट हो रहा है, तो बस जो सब था लखनऊ, झांसी, कानपुर, बिहार, बंगाल सब आ गया कि हाँ चलो स्टार्ट कर देते हैं। 1 सेकेंड रुकने का, 1 सेकेंड नहीं 5 मिनट रुकने का। मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट रुको।
पीना था बेल पी लिया। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या हुआ। 1857 में हम लोग थे। अब देखते हैं कि लीडर कौन कौन था इस रिवोल्ट का। जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ इसमें कोई लीडर भी तो होगा ना। तो ये सब जगह का नाम है। और यहाँ से जो लीडर हुआ था वो अब दिल्ली से जो है बहादुर शाह जफर और उसका जनरल बख्त खान था। और जो है ब्रिटिशर इधर से जो यहाँ पे लड़ने के लिए आया था उसका नाम सर जॉन निकोलसन था। कानपुर में नाना साहेब जो कि लेफ्टिनेंट जनरल था, पेशवा बाजीराव सेकेंड। ठीक, अजीमुल्लाह जो था वो भी यहीं से लड़ रहा था। इसको पेंशन को डिनाई कर दिया गया है और टाइटल वाइटल नहीं यूज कर रहा था। टाइटल वाइटल का एबॉलिश कर दिया। तो इसी सब कारण से जो है वहाँ जनरल हैवलॉक था और ह्यूग व्हीलर जो था उसको वो डिफीट कर दिया था। ये लोग मिलके इसको डिफीट कर दिया था, तभी आया था लड़ने के लिए। लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल थी और मौलवी अहमदुल्लाह था। ये अजीमुद्दुल्लाह था। ये अहमदुल्लाह है। ठीक, उसके बाद फिर हेनरी लॉरेंस था, उसको मार देता है ये लोग। और ऐसा था कि बर्जीस कादर जो था उसको अपना मतलब वहाँ का नवाब बना देता है। ये बेगम हजरत महल। और बरेली में जो है खान बहादुर खान था, डिसेंडेंट ऑफ द फॉर्मर रूलर ऑफ रोहिलखंड का जो है डिसेंडेंट था, यही लड़ता है। सर कॉलिन कैंपबेल पता नहीं कुछ है लिखा हुआ, तो ये था इसके यहाँ से। अब है बिहार से जो है कुंवर सिंह लड़ रहे थे, 70 ईयर का जमींदार जो कि जगदीशपुर के रहने वाले थे और वो अपना स्टेट कबा बेचता है, इस कारण से लड़ने के लिए आते हैं। विलियम टेलर जो है इसके खिलाफ था, लड़ रहा था। और भी 2-3 को था, उस बाद में जब बिहार स्पेशल में देखेंगे तब बिहार का था और अच्छे से देख लेंगे। फैज़ाबाद का मौलवी अहमदुल्लाह था। नेटिव ऑफ मद्रास था जो कि यहाँ पे आके लड़ रहा था, मतलब यहीं बस गया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई सपोर्टेड बाय तात्या तोपे सपोर्ट कर रहा था। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ह्यूग रोज करके था, वो था, डिफीट कर देता है और यही टाइप देता है खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी वाला स्टोरी था ना, वो कविता टाइप का। तो ये वर्ड जो है लाइन यही बोला था, रोज ही रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोला था। ह्यूग रोज करके नाम था इसका। अब मथुरा में देवी सिंह थी। मेरठ में कदम सिंह। इलाहाबाद में लियाकत अली। यहाँ पर कॉलोनल ऑन सेल था। ग्वालियर से तांतिया तोपे सब जगह मिलेगा। तांतिया तोपे यहाँ भी मिलेगा, तांतिया तोपे यहाँ भी मिलेगा और तांतिया तोपे लगभग यहाँ भी मिलेगा। लास्ट में इसको पकड़ कर फांसी दे दिया जाता है। सबसे अच्छा शायद लगभग यही लड़ा भी था, हराया हुआ था बहुत बार। हरियाणा से राव तुलाराम था। संबलपुर से सुरेंद्र साई था और मंदसौर से जो है फिरोज शाह था। अब सप्रेशन रिवोल्ट का कैसे कैसे करता है लोग। रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह इस सब को कैप्चर करके मार दिया जाता है, मतलब वहीं बैटल में ही डेथ हो जाता है। कुंवर सिंह का थोड़ा बाद में स्टोरी और अच्छे से पढ़ लेंगे हम लोग। मैटम इन द बैटल फील्ड। और सर ह्यूग रोज जो है वही रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड। बहादुर शाह जफर को जो है इम्प्रिजन कर लिया जाता है, उसके बाद रंगून भगा दिया जाता है जहाँ पे 1862 मर जाता है। इसका थोड़ा और भी अगर डिटेल होगा तो ये जो है हुमायूं टॉम के आस मतलब वहीं पे जाके सरेंडर करता है। इसका बेटा पोता जो भी था सबको, एक ब्लड गेट है, एक दरवाज़ा, वहीं पे जाके इसका दोनों बेटा को मारो, गोली सीधा आता है, शूट करके मार देता है। बेगम हजरत महल और नाना साहेब फ्ली टू द फॉरेस्ट ऑफ नेपाल। ये दोनों नेपाल भाग जाते हैं। तात्या तोपे कैरिड द ब्रिलियंट गोरिल्ला वारफेयर कैंपेन वाज कैप्चर्ड, मतलब
इसको कोई धोखा दे देता है और बता देता है इसका लोकेशन वोकेशन सब कुछ है। उससे जो है ये जो गोरिल्ला वारफेयर मतलब क्या हो गया कि मतलब अगर जंगल उंगल है, पेड़ वेड़ है, यहाँ पे छिप छिप के सब जगह पहाड़ पत्थर हो, यहाँ छिप छिप के मारने का गोरिल्ला वारफेयर की मतलब एकदम छिपा हुआ है यहाँ पर। से जैसे आर्मी पास किया, बस अचानक से अटैक कर दिया, किसी को पता ही नहीं चला कि कोई है था भी, आया अटैक करके मार देता था। तो यही गोरिल्ला वारफेयर हो गया। और कैप्चर एंड एक्सिक्यूटेड और पकड़ लिया जाता है और एक्सिक्यूटेड मतलब लगभग फांसी दे दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा 1859 में। मौलवी अहमदुल्लाह किल इन जून 1959 बाय प्रो ब्रिटिश इंडियन रूलर। इंडियन रूलर जो था वो ब्रिटिश का एकदम पूरा सपोर्ट वपोर्ट करता था। राजा ऑफ पोवेयान का जो राजा था वही मार वार देता है। अभी सब लोकेशन देखने वाला कोई ज़रूरत नहीं, ये सब भी इतना याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि कोई था राजा जो कि मार दिया। अगर ऑप्शन में आएगा तो पोवेयान आ जाएगा कि अगर ऑप्शन पोवेयान रहा तो लगभग याद आ जाएगा, तो टक्कर पे मार सकते हो। अब ऐसा था कि इतना सब लड़ाई पीट हुआ लेकिन ये सब हार कैसे गया, तो काउज ऑफ फेल्योर पढ़ लेते हैं। इट डिड नॉट एम्बेरस द इंटायर कंट्री एंड वाज लोकलाइज्ड। ऐसा था कि अब साउथ में मुंबई मद्रास ये सब जगह तो हुआ ही नहीं, प्लस यहाँ भी जो सब एकदम लोकलाइज्ड एरिया सब था बस वहीं पे हो रहा था, एकदम पूरा फुल फ्लेज टाइप का नहीं हुआ। और कोई प्लान उलान नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था, ढंग से फंडिंग वंडिंग कुछ नहीं था। एक तो मिलिट्री है उठा और यहाँ से आया सिपाही 100 किलोमीटर चल गए और यहाँ पे बना दिया राजा उसको, वो भी उठा सब जगह, और सब अपने अपना मन से स्टार्ट हो गया कि हाँ हम भी अगेंस्ट अपना नहीं कोई प्लान व्लान था। प्लस जब अटैक करना था उससे पहले ही अटैक चालू कर देता है। सिख राजपूत मराठा और बराबर जो रिच मर्चेंट था, जमींदार था या एडुकेटेड इलीट क्लास का सब लोग था, तो सब जल्दी पार्टिसिपेट नहीं किया सब जगह, क्या कि जिसको फ़ायदा हो रहा था ब्रिटिशर से वो सब क्यों ही करता। दूसरा बात की जो ऑर्गेनाइजेशन था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं था, सब में एक दूसरे से सब अपना अलग अलग लड़ रहा था। ब्रिटिश सोल्जर के पास अच्छा आर्टिलरी था, वेपन था, एक विद द लेटेस्ट टाइप ऑफ वेपन था, रिसोर्स एकदम बहुत ज़्यादा था, पैसा वैसा सब कुछ था। दूसरा बात की टेलीग्राफ कुछ तोड़ा फोड़ा भी, लेकिन बस ऐसा था कि टेलीग्राफ एकदम चल रहा था तो उससे क्या होता था कि सबका इन्फॉर्मेशन एकदम तुरंत ही लोग को मिलते रहता था, कहाँ पर रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, कैसे सप्रेस हुआ, कैसे जाना है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन एकदम कम्युनिकेशन बहुत बेहतर था ब्रिटिशर लोग के बीच। और ना ही लीडर ना ही सिपाही कोई भी जो है इंस्पायर नहीं था नेशनलिज्म जैसा कोई बात से, सब अपना अपना बेनिफिट देख रहा था। सिग्निफिकेंस क्या हुआ इस रिवोल्ट का, इस रिवोल्ट से हुआ क्या क्या, कुछ तो फ़ायदा हुआ ही होगा ना, तो वही देख लेते हैं। इसके बाद क्या बस वही ख़त्म हो जाएगा। सिग्निफिकेंस में क्या हुआ, 1857 का अपराइजिंग वाज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इवन दाउ द ब्रिटिशर ब्रूटली सप्रेस्ड इट विद इन 14 मंथ, 14 महीना के अंदर अंदर जो है इसको ख़त्म कर देता है। लेकिन इससे क्या होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होता है ना उसका रूल हटा के जो अब ब्रिटिश क्राउन जो होगा उसके अंदर डायरेक्टली ले आया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा जो है वहाँ पर से क्वीन बोलती है कि अरे तुम कंपनी है, तुमसे ये सब नहीं समझेगा, तुम अब भाग जाओ। अब जो है सीधा क्राउन के अंदर होगा, कंपनी जो है अब रूल नहीं करेगा। और जो गवर्नर जनरल वाला पोस्ट था अब गवर्नर जनरल नहीं कहलाएगा, अब वाइसराय कहलाएगा। उसके बाद फिर अब है क्या, ड्रास्टिक रीस्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी, डिवाइड एंड रूल, द रेशियो अल्टर्ड। और जो है सेंसिटिव एरिया कोस्टल डिफेंस सिस्टम या आर्टिलरी वाला सब एरिया था वहाँ पे ब्रिटिशर की जनसंख्या बढ़ा देता है। प्लस एकदम हिंदू मुस्लिम सब मिक्स करके ऐड करना चालू कर देता है। कास्ट लो कास्ट मिलिट्री वाला जो था और जो नॉन मिलिट्री है उस सब में एकदम सबको एक साथ करके प्लस उस सब में जो है डिवाइडर करके तब रूल वाला सिस्टम लाता है। मार्शल एंड नॉन मार्शल रेस ही दोनों को मतलब कि एक होता था, जैसे कि मराठा क्लैन पहले से ही था कि नहीं जो भी इसका होगा तो लड़ने वाला ही होगा, तो मतलब उस ढंग का जो सिख वाला भी जो रेजिमेंट सब बना था कि हाँ इस सब का मतलब ऐसा है कि सब लड़ने के लिए बना है। और जो ऐसे किसान उसान वाला जो सब रेजिमेंट था उस सब को भी जो है सबको एक दूसरे से मिक्स कर दिया।
रिक्रूटमेंट शिफ्टेड फ्रॉम, अब क्या किया, बिहार, अवध, बंगाल, इस सब जगह से जो रिक्रूटमेंट था, क्या कि यही सब जगह रिवोल्ट हुआ था, तो इस सब जगह का आदमी को लेना बंद कर दिया, प्लस जो था उस सबको बहुत सारा को हटा दिया। और पंजाब, नेपाल, इस सब वाला एरिया में जो सब ब्रिटिश सपोर्ट वपोर्ट थोड़ा बहुत किया था, तो उस सब जगह से लेना स्टार्ट कर देता है। और जो इंडियन प्रिंसली एस्टेट था, उस पर जो है थोड़ा रहम खाया कि अच्छा ये तो सपोर्ट वपोर्ट में चल जाता, इस सब भी अगर लड़ने उड़ने चल आता तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाता। तो इसलिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसको सबसे पहले वहाँ पर से डिसबैंड किया जाता है कि चलो इसको आप ख़त्म करो, डलहौजी द्वारा दिया गया जो था। अब जो है एनेक्सेशन अरबी जो है लगभग ख़त्म कर दिया कि अब कोई एनेक्सेशन नया टेरिटरी स्टेट का किसी ने करेंगे, जिसके कारण कि सब में डर ख़त्म हो जाए प्रिंसली स्टेट में कि अब हमको भी एनेक्स करेगा, हमको भी एनेक्स करेगा, इस सब उधर। तो इसीलिए आर्मी उर्मी सब हटवा लिया सबसे कि अब तुम पे कोई अटैक ही नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग अटैक ही नहीं करेंगे, बात ख़त्म है। दूसरा काम क्या हो गया कि सीड ऑफ मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म, ये यहीं पे जो है बीज बोया गया, वही मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म जो आया ना, उसका यहीं पे सीड बोया गया, बस यही बात है। वीडी सावरकर जो था वो कहता है इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहते हैं सब, एक के बात हुआ तो लाइटली सब बात को लेने का। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहते हैं पीक एंड फॉल ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ऐसा था कि देखो यहाँ पे कि हिंदू मुस्लिम एकदम साथ में मिल के लड़ रहा है, प्लस बहादुर शाह जफर को ही जो है हिंदू वाला सब मिल के बनाया कि चलो तुम ही राजा बनो। और भी जहाँ भी था सब जगह हिंदू मुस्लिम सब मिल के ही एकदम लड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है ऐसा ब्रिटिशर तब जाके करता है कि थोड़ा सा कुछ रिफॉर्म लाता है, थोड़ा बहुत चेंज लाता है, थोड़ा सा पॉलिटिकल गेम खेलता है, बिहार ही बंगाल वंगाल को डिवाइड वाइड करता है, तो फिर उसमें हिंदू मुस्लिम वाला एरिया लाता है कि ठीक है इधर मुस्लिम प्रोविंस इधर हिंदू प्रोविंस, इस सब कारण से जो है कम्युनल पॉलिटिक्स ये सब कुछ स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण जो है हिंदू मुस्लिम में एकदम कॉन्फ्लिक्ट जैसा बात धीरे धीरे स्टार्ट होता है। लास्ट में जाके इधर पाकिस्तान, इधर ईस्ट पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश का बनता है। बस यही सब बात है, पूरा ख़त्म हो गया रिवोल्ट ऑफ 1857। अब एक पन्ना ऐड नहीं कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं। गुड, अभी ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या देख लेंगे, एक बार बैठेंगे तो इसमें देख लेंगे कि बहुत सारा जो है ना इसमें हुआ कि सोशल रिलीजियस ये सब जो है रिफॉर्म आया। सोशल रिफॉर्म जो भी था, सोशल रिफॉर्म मतलब क्या हो गया, सोसाइटी जो अपना है उसमें क्या क्या रिफॉर्म आया, वुमेन का कंडीशन में क्या रिफॉर्म आया, थोड़ा मतलब डिस्क्रिमिनेशन टाइप का जो भी बात था, सती उती सबको एबॉलिश करने वाली बात हो गया। वुमेन एडुकेशन पर थोड़ा एम्पावर किया गया। थोड़ा बहुत जो है कास्ट सिस्टम था तो सब कास्ट सिस्टम में थोड़ा बहुत सुधार किया गया। एडुकेशन पे फोकस किया गया, सिर्फ वुमेन ने, इससे भी एडुकेशन पे फोकस किया गया। और क्या था सबके बीच में। रिलीजियस वाला में क्या हो गया कि हिंदुज़म में भी थोड़ा बहुत रिफॉर्म लाया गया कि चलो कुछ रिफॉर्म लाया जाए, मुस्लिम में भी, इस्लाम में भी कुछ रिफॉर्म लाया गया, वैसे ही सब थोड़ा बहुत रिलीजन में भी रिफॉर्म लाया गया था, सोशियो रिफॉर्म। उसके बाद फिर इसी में होगा कि कुछ कुछ आदमी का नाम पढ़ लेंगे, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इस सब जैसा आदमी का नाम पढ़ लेंगे, ये लोग क्या क्या किए थे। जब ये लोग ये एक बार बैठेंगे तो इतना चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फिर देखेंगे कि कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन सब जो अर्ली ऑर्गेनाइजेशन सब बना था वो सब, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टार्टिंग कैसे होता है, ये सब कुछ एक बार में देख लेंगे कि कुछ कुछ नया नया जो ग्रुप सब बना था वो सब। उसके बाद फिर ये 2 बार का हो गया, एक बार और मिटाने दो, नया पेज को नेट करेगा। उसके बाद फिर एक बार बैठे ना है तो उसमें हम लोग देख लेंगे कि थोड़ा सा रेडिकलिज्म थोड़ा आ जाएगा, थोड़ा सा एकदम ऑर्गेनाइज वे में लोग चलने लगेगा। गांधी जी ईयर को ले आएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, गांधी जी ईयर को लेके चले आएंगे एकदम, गांधी जी के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत जो है, और सब जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होगा उस सब का देख लेंगे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बाद बाकी फिर एक देख लेंगे, और सब लोग थे कि जो थोड़ा रेडिकल विचार के थे, थोड़ा यानी कि लगभग रखो 1930 के बाद से देख लेंगे
कि क्या चल रहा है, और 1947 तक आते आते ख़त्म कर देंगे। और थोड़ा बहुत अगर बीच में कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर आता है, कुछ कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो जाता है तो एक और बीच में ऐड कर देंगे, तो लगभग 5 सीटिंग में 5 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि रखो कि अभी तक 40% कंप्लीट हो चुका है, आगे 60% बचा हुआ है, तो लगभग 4-5 में रखो कि कंप्लीट